प्रवेश। मुजफ्फरपुर से पश्चिम की ओर जो पक्की सड़क जाती है, उस पर मुजफ्फरपुर से लगभग 18 मील दूर वैसोड़ नामक एक बिल्कुल छोटा सा गांव है। उसमें अब 30-40 घर भूमिहार ब्राह्मणों के और कुछ गिनती के घर क्षत्रियों के बच रहे हैं। गांव के चारों ओर कोसों तक खंडहर, टीले और पुरानी टूटी फूटी मूर्तियां ढेर की ढेर मिलती हैं, जो इस बात की याद दिलाती हैं कि कभी यहाँ कोई बड़ा भारी समृद्ध नगर बसा रहा होगा। वास्तव में वहाँ अब से कोई 2500 वर्ष पूर्व एक विशाल नगर बसा था। आजकल जिसे गंडक कहते हैं, उन दिनों उसका नाम सिही था। आज ये नदी यद्यपि इस गांव से कई कोस उत्तर की ओर हटकर बह रही है, किंतु उन दिनों ये दक्षिण की ओर इस वैभवशालिनी नगरी के चरणों को चूमती हुई दिधिवारा के निकट गंगा में मिल गई थी। इस विशाल नगरी का नाम वैशाली था। ये नगरी अति समृद्ध थी। उसमें 7,777 प्रासाद, 7,777 कूटागार, 7,777 आराम और 7,777 पुष्करणियां थी। धन जन से परिपूर्ण ये नगरी तब अपनी शोभा की समता नहीं रखती थी। ये लिच्छवियों की वज्जी संघ की राजधानी थी। विदेह राज्य टूटकर ये वज्जी संघ बना था। इस संघ में विदेह, लिच्छवी, छात्रिक, वज्जी, उग्र, भोज, इच्छवाकु और कौरव ये 8 कुल सम्मिलित थे, जो अष्टकुल कहलाते थे। इनमें प्रथम 4 प्रधान थे। विदेहों की राजधानी मिथिला, लिच्छवियों की वैशाली, क्षात्रिकों की कुंडपुर और वज्जियों की कोलाग थी। वैशाली पूरे संघ की राजधानी थी। अष्टकुल के संयुक्त लिच्छवियों का ये संघ प्रात्यिक संकरों का संघ था और इनका ये गणतंत्र पूर्वी भारत में तब एकमात्र आदर्श और सामर्थ्यवान संघ था, जो प्रतापी मगध साम्राज्य की उस समय की सबसे बड़ी राजनैतिक और सामरिक बाधा थी। नगरी के चारों ओर काठ का तेहरा कोट था, जिसमें स्थान स्थान पर गोपुर और प्रवेश द्वार बने हुए थे। गोपुर बहुत ऊंचे थे और उन पर खड़े होकर मीलों तक देखा जा सकता था। प्रहरीगण हाथों में पीतल के तूर्य ले इन्हीं पर खड़े पहरा दिया करते थे। आवश्यकता होते ही वे उन्हें बजाकर नगर को सावधान करते थे और प्रतिहार तुरंत नगर रक्षकों को संकेत करते थे। इसके बाद आनन फानन सैनिक हलचल नगर के प्रकोष्ठों में दिखने लगते। सहस्रों भीमकाय योद्धा लोह वर्म पहने, शस्त्र सज्जित, धनुष बाण लिए, खड़क चमकाते, चंचल घोड़ों को दौड़ाते प्राचीर के बाहरी भाग में आ जुटते थे। वज्जी संघ का शासन एक राज परिषद करती थी, जिसका चुनाव हर 7वें वर्ष उसी अष्टकुल में से होता था। पृष्ठ 8। निर्वाचित सदस्य परिषद में एकत्र होकर वज्जी चैत्यों, वज्जी संस्थाओं और राज्य व्यवस्था का पालन करते थे। शिल्पियों और सेठियों के नगर में पृथक संघ थे। शिल्पियों के संघ श्रेणी कहलाते थे और प्रत्येक श्रेणी का संचालन उसका जेठक करता था। जल, थल और अट्ठवी के नियामकों की श्रेणियां पृथक थी। नगर में श्रेणियों के कार्यालय और निवास पृथक पृथक थे। बाहरी वस्तुओं का क्रय विक्रय भी पृथक पृथक हट्टियों में हुआ करता था, परंतु श्रेणियों का माल अंतरायण में बिकता था। सेठियों के संघ निगम कहलाते थे। सब निगमों का प्रधान नगर सेठी कहलाता था और उसकी पद मर्यादा राजनैतिक और औद्योगिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होती थी। वत्स, कोसल, काशी और मगध साम्राज्य से घिरा रहने तथा श्रावस्ती से राजगृह के मार्ग पर अवस्थित रहने के कारण ये स्वतंत्र नागरिकों का नगर उन दिनों व्यापारिक और राजनैतिक संघर्षों का केंद्र बना हुआ था। देश देश के व्यापारी, जौहरी, शिल्पकार और यात्री लोगों से ये नगर सदा परिपूर्ण रहता था। श्रेष्ठ चत्वर में, जो यहाँ का प्रधान बाजार था, जौहरियों की बड़ी बड़ी कोठियां थी, जिनकी व्यापारिक शाखाएं समस्त उत्तराखंड से दक्षिणापथ तक फैली हुई थी। सुदूर पतित्थान से महिष्मती, उज्जैन, गोनर्द, विदिशा, कौशाम्बी और साकेत होकर पहाड़ की तराई के रास्ते सेतव्य, कपिलवस्तु, कुशीनारा, पावा, हस्तिग्राम और भंडग्राम के मार्ग से बड़े बड़े सार्थवाह वैशाली से व्यापार स्थापित किए हुए थे। पूर्व से पश्चिम का रास्ता नदियों द्वारा था। गंगा में सहजाती और यमुना में कौशाम्बी पर्यंत नावें चलती थी। वैशाली से मिथिला के रास्ते गांधार को, राजगृह के रास्ते सौवीर को तथा भरुकच्छ के रास्ते बर्मा को और पतित्थान के रास्ते बेबीलोन तथा चीन तक भी भारी भारी सार्ववाह जल और थल पर चलते रहते थे। ताम्रपर्णी, स्वर्णद्वीप, यवद्वीप आदि सुदूर पूर्व के द्वीपों का यातायात चंपा होकर था।
श्रेष्ठी चत्वर में बड़े बड़े दुकानदार स्वच्छ परिधान धारण किए, पान की गिलौरियां कल्लों में दबाए हंस हंसकर ग्राहकों से लेन देन करते थे। जौहरी, पन्ना, लाल, मूंगा, मोती, पुखराज, हीरा और अन्य रत्नों की परीक्षा तथा लेन देन में व्यस्त रहते थे। निपुण कारीगर अनगढ़ रत्नों को शान पर चढ़ाते, स्वर्णाभरणों को रंगीन रत्नों से जड़ते और रेशम की डोरियों में मोती गूंजते थे। गंधी लोग केसर के थैले हिलाते, चंदन के तेल में गंध मिलाकर इत्र बनाते थे, जिनका नागरिक खुला उपयोग करते थे। रेशम और बहुमूल्य महीन मलमल के व्यापारियों की दुकान पर बेबीलोन और फारस के व्यापारी लंबे लंबे लबादे पहने भीड़ की भीड़ पड़े रहते थे। नगर की गलियां संकरी और तंग थी और उनमें गगनचुंबी अट्टालिकाएं खड़ी थी, जिनके अंधेरे और विशाल तहखानों में धन कुबेरों की अतुल संपदा और स्वर्ण रत्न भरे पड़े रहते थे। संध्या के समय सुंदर वाहनों, रथों, घोड़ों, हाथियों और पालकियों पर नागरिक नगर के बाहर सैर करने राजपथ पर आ निकलते थे। इधर उधर हाथी झूमते बढ़ा करते थे और उनके अधिपति रत्नाभरणों से सज्जित अपने दासों तथा शरीर रक्षकों से घिरे चला करते थे। पृष्ठ 9। 2। दिन निकलने में अभी देर थी। पूर्व की ओर प्रकाश की आभा दिखाई पड़ रही थी। उसमें वैशाली के राजप्रासादों के स्वर्ण कलशों की धूमिल स्वर्ण कांति बड़ी प्रभावोत्पादक दिख पड़ रही थी। मार्ग में अभी अंधेरा था। राजप्रसाद के मुख्य तोरण पर अभी प्रकाश दिख रहा था। पार्श्व के रक्षागृहों में प्रहरी और प्रतिहार पड़े सो रहे थे। तोरण के बीचों बीच एक दीर्घकाय मनुष्य भाले पर टेक दिए ऊँघ रहा था। धीरे धीरे दिन का प्रकाश फैलने लगा। राजकर्मचारी और नागरिक इधर उधर आने जाने लगे। किसी किसी हर्म से मृदुल तंतु वाद्य के झनकार के साथ किसी आरोह अवरोह की कोमल तान सुनाई पड़ने लगी। प्रतिहारों का एक नया दल तोरण पर आ पहुंचा। उसके नायक ने आगे बढ़कर भाले के सहारे खड़े ऊँघते मनुष्य को पुकार कर कहा, सावंत महानामन, सावधान हो जाओ और घर जाकर विश्राम करो। महानामन ने सजग होकर अपने दीर्घकाय शरीर का और भी विस्तार करके एक जोर की अंगड़ाई ली और तुम्हारा कल्याण हो नायक कहकर वो अपना भाला पृथ्वी पर टेकता हुआ तृतीय तोरण की ओर बढ़ गया। सप्तभूमि राजप्रासाद के पश्चिम की ओर प्रासाद का उपवन था, जिसकी देखरेख नायक महानामन के ही सुपुर्द थी। यही वो अपनी प्रौढ़ा पत्नी के साथ 38 वर्ष से अकेला एक रस आंधी पानी सर्दी गर्मी में रहकर गढ़ की सेवा करता था। अभी भी वो नींद में ऊँघता हुआ झूम झूम कर चला जा रहा था। अभी प्रभात का प्रकाश धूमिल था। उसने आगे बढ़कर आम्र कुंज में एक आम्र वृक्ष के नीचे एक श्वेत वस्तु पड़ी रहने का भान किया। निकट जाकर देखा, एक नवजात शिशु स्वच्छ वस्त्र में लिपटा हुआ अपना अंगूठा चूस रहा है। आश्चर्यचकित होकर महानामन ने शिशु को उठा लिया। देखा, कन्या है। उसने कन्या को उठाकर हृदय से लगाया और अपनी स्त्री को वो कन्या देकर कहा, देखो, आज इस प्रकार हमारे जीवन की एक पुरानी साध मिटी और वो उसी आम्र कानन में उस एकाकी दंपति की आंखों के आगे शशि किरण की भांति बढ़ने लगी। उसका नाम रखा गया अम्बपाली, उसी आम्र वृक्ष की स्मृति में जहाँ से उसे पाया गया।